नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, जो हमारे कंटेंट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर या फाइनेंशियल अवेयरनेस को देखा जाए तो। और दोस्तों ये जो सेगमेंट है बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम कुछ सीरीज शुरू करने वाले हैं वीडियोस की, जहाँ पर हम आपको एक एक कर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एमसीक्यूज के साथ, जो आपके अपकमिंग जितने भी जैसे आने वाला आईबीपीएस का एग्जाम है या फिर एसबीआई का एग्जाम है उनको फोकस करेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन सारी वीडियोस का जो कि हम लोग अपलोड करेंगे डेली बेसिस पर, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेगा, और पीडीएफ भी आप लोग वहां से सबसे पहले अवेलेबल करवा सकते हो, अवेलेबल है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ सकते हो। वो सभी चीजें आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आज से सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और दोस्तों अब हमारा जो यहाँ पर कंटेंट रहेगा या फिर हम जो करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ाने जाने हैं या पढ़ाएंगे, वो सभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स को फोकस करते हुए रहेंगे, ठीक है। डेली दोस्तों हम यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे। 2 महीने का समय है लमसम आपके एग्जाम्स होने में, किसी एग्जाम में महीने भर का ही समय है दोस्तों। अब अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको आपके एम को अचीव करना है, और अविजन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ उसमें खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, जिसको हम नॉर्मल भाषा में महंगाई भी बोलते हैं, है ना। तो हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ एमसीक्यूज आज के सेशन में हम 10 एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। यहाँ पर ये इसका पार्ट 1 सीरीज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो डेली जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होते तब तक हम लोग यहाँ पर सीरीज को चलाएंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग तब तक हमारा साथ देंगे, हमें ऐसे ही प्यार देंगे, ताकि हम क्या करें, मोटिवेट हो सके थोड़ा सा, और आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे और अपडेट और कंटेंट लेकर आ सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट कर लीजिए, जो कि है vision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। आप अपने आप को वहाँ पर एनरोल करवा सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो दोस्तों। क्रैश कोर्स भी यहाँ पर चालू होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। WBCS हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सारे आपको कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कंटेंट है या फिर जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उनको क्रिस्प तरीके से आप तक पहुंचा सके। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल ऐप भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें एक समराइज्ड वे में, अपडेटेड वे में आप तक रेगुलर पहुंचेगी, ये हमारी गारंटी है। तो फिर जुड़ जाइए, देर किस बात की। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के साथ यहाँ पर मैं शेयर कर दूं। पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो आप लोग को हमारी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सॉरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर एसबीआई ने अपना क्लर्क का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया दोस्तों 6 सितंबर को। आज की डेट है 7 सितंबर, और आज से एप्लीकेशन यहाँ पर चालू हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 27 सितंबर देखी जा रही है, ठीक है। तो आज से 20 दिन से लेकर 20 से 21 दिन है दोस्तों आप लोग के हाथ में। आराम से धीरे धीरे पूरा वीडियो डिटेल में जाकर, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे हम लोग। वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, उस डिटेल को पूरी पढ़कर आप आराम से एकदम धीरे धीरे उस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कोई गलती ना होने पाए। बात ये है, आपका जो सिलेक्शन है वो 2 फेज में होगा, जो कि प्री और मेंस में होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये क्लरिकल एग्जाम है। 5000+ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। 5000+ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जाम्स में प्री का एग्जाम नवंबर और मेंस का एग्जाम दिसंबर या फिर जनवरी में यहाँ पर टेंटेटिव रखा गया है। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए है, और दोस्तों एससी, एसटी और पीएच वालों के लिए निःशुल्क यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 20 ईयर्स तो आप लोग का मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम आप लोग का होना चाहिए
28 ईयर्स, ठीक है। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिली है एज लिमिट में भी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो डिटेल गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप उस किसी कैटेगरी के अंडर फॉलो आउट कर रहे हैं तो प्लीज उसे अच्छे से चेक कर करके फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पर मुझे एक अपडेट देनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है इन्फ्लेशन। तो दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में आज हम लोग पूरी बात करेंगे कि क्या होता है। तो किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसे भी समझ में आ जाएगा, और जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, तो एंड तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, इन्फ्लेशन को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इन्फ्लेशन एक तरीके से महंगाई है, ठीक है। महंगाई जो रोज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो फेस करते हैं महंगाई, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन कम होना भी खराब है और इन्फ्लेशन ज्यादा होना भी खराब है। एक जो कंट्री है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा दोस्तों, आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए अगर हम बात करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से, मान लीजिए हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो इन्फ्लेशन का बैंड है वो बैंड है 2 to 6% का। मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में घूमता रहता है। अगर 2% से नीचे चला जाता है तो वो भी खराब है, और 6% से ऊपर चला जाता है तो भी खराब है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखनी है। हालांकि बीच में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया था, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि क्रूड वगैरह ज्यादा हो गए थे, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात बोल दी है कि भैया जो इन्फ्लेशन का बैंड है वो 2 से 6% का ही यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात, और इन्फ्लेशन किस तरीके से हम समझ सकते हैं तो इसके लिए हम एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइसेस व्हिच कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम। देखिए, इसका मतलब यह इन्फ्लेशन वो होता है कि जब जो पैसा आपके जेब में पड़ा है, जो रुपीज आपके जेब में पड़ा है, उसकी वैल्यू साल दर साल क्या होती रहती है दोस्तों, कम होती रहती है, ठीक है। The rate at which purchasing power drops can be reflected in the average price increases of a basket of selected goods and services over a period of time. The rise in prices, which is often expressed as a percentage, means that a unit of currency effectively buys less than it did in a prior periods. दोस्तों, इतनी बड़ी कोई डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा एक छोटा सा एग्जांपल समझ लिया, आपको इन्फ्लेशन समझ में आ जाएगा, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। फिर तो डेफिनेशन आप खुद भी बना के लिख सकते हो, आपको लिखना तो है ही नहीं, आपको तो चीज को समझना है, क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस है, तो हमें लिखना तो वहां पर जाकर कुछ है ही नहीं। हमें तो क्या करना है, बेस क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो, समझो मेरी बात को। जैसे मान लीजिए 2020 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ईयर 2020 हम लोग सपोज कर चलेंगे, बिल्कुल एक इमेजिनेशन सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। एक मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर है, वो आता है मान लीजिए 20 रुपए का, ठीक है। कितने रुपए का, 20 रुपए का। 2020 की बात मैंने करी है दोस्तों, ईयर 2020। आपको आपके पेरेंट्स ने मान लीजिए 100 रुपीज दिए हैं, ठीक है। कितने रुपीज दिए, 100 रुपीज आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके जेब में सिर्फ 100 रुपए ही पड़े हैं। कितने रुपए, 100 रुपए। तो आप खुद सोचिए कि इन 100 रुपए में आप कितने मार्कर खरीद पाओगे। तो इन 100 रुपए में आप 5 मार्कर खरीद पाओगे। कितने मार्कर खरीद पाओगे, 5 मार्कर खरीद पाओगे 100 रुपए में। मतलब जब आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं 2020 में, तब आप क्या कर पाओगे दोस्तों, 5 मार्कर खरीद पाओगे 100 रुपए के, ठीक है। अगर उसकी कीमत एक मार्कर की कितनी है, 20 रुपए। वही सिचुएशन में अगर ले लूँ, वही सिचुएशन अगर मैं 2021 की ले लूँ, ठीक है, वो मार्कर की महंगाई बढ़ जाती है, तो वहां पर एक मार्कर अब 20 रुपए का नहीं, 21 रुपए का मिलता है। कितने रुपए का, 21 रुपए का। 1 रुपए से वो महंगा हो गया मार्कर, ठीक है। आपके पास आज भी जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो अब आप कितने मार्कर खरीद पाओगे, तो अब आप सिर्फ कितने मार्कर खरीद पाओगे, 4 मार्कर ही खरीद पाओगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या चीज हुई, आपको समझ में आया। आपके पास पैसे 100 के 100 ही हैं, ठीक है। मार्कर की कीमत, मार्कर की जो कीमत है वो सिर्फ 1 रुपए से बढ़ जाने पर, 1 रुपए से बढ़ जाने पर दोस्तों, जो संख्या आप खरीद पा रहे हैं, जो क्वांटिटी ऑफ मार्कर्स आप खरीद पा रहे हैं, वो क्या हो जाता है, 5 से सीधा गिरकर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो जेब में हमारे पैसा पड़ा है, जो जेब में हमारे पैसा पड़ा है, उसकी परचेजिंग पावर
टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि उतने ही पैसों में जितनी क्वांटिटी पहले आ रही थी उससे कम क्वांटिटी आगे वाले आने वाले सालों में आएगी। इसे हम बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। ठीक है, जब महंगाई बढ़ती है तो जितने पैसे आपके जेब में पड़े रहते हैं ना, जितने पैसे आपके जेब में दोस्तों पड़े रहते हैं, उनका परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या इन्फ्लेशन का क्या काम होता है। जब आपका परचेजिंग पावर कम हो जाता है, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो आपका परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए, आप लोग एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने बचपन में जाइए। जो हम ऑरेंज स्टिक, जो आप आइसक्रीम खाते होगे, आप लोग ऑरेंज स्टिक खाते हो ना, वो जो आती है, वो ऑरेंज स्टिक में मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने वो 1 रुपए में भी खाई हुई है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए में खाई हुई है। ठीक है, आज के टाइम पे वही ऑरेंज स्टिक 20 रुपए की मिलती है। ठीक है, तो चीज क्या है, क्वांटिटी वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया मतलब क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। आई बात समझ में? तो ये हिसाब, पहले हम 20 रुपए में कितनी सारी आइसक्रीम खा लेते, लेकिन आज हम 20 रुपए सिर्फ एक ऑरेंज स्टिक, छोटी सी ऑरेंज स्टिक हमें मिलती है। तो ये तुम्हारा क्या है, इन्फ्लेशन। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है दोस्तों, मेरी जो पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि मैं आपको रियलिटी के साथ एग्जांपल दूं, ताकि आपको उसकी चीज़ें समझ में आए। अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है, मुझे समझ में आता है कि हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि क्या की टेक अवेज है जो हमें लेकर जाने चाहिए इस डेफिनेशन के बाद। तो देखिए, इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज। ठीक है, इट इज समटाइम्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेस आर सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, इन्फ्लेशन को दो तरीके से, मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ से, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरफ से। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं जिससे इन्फ्लेशन क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इन्फ्लेशन कैन बी व्यूड पॉजिटिवली और नेगेटिवली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट एंड द रेट ऑफ चेंज। आपके लिए इन्फ्लेशन क्या हो सकता है दोस्तों, खराब हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो इन्फ्लेशन पर जो व्यू पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, चेंज होता है, डिपेंड करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोज विद टैंजिबल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, स्टॉक्ड कमोडिटीज मे लाइक टू सी सम इन्फ्लेशन एज अ रेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ देयर असेट। ठीक है, वो तो बात है ही कि जब आपका क्या होगा, असेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपका परचेजिंग पावर तो ऑटोमेटिकली कम होएगा। तो वही चीज टेंजिबल एसेट, जैसे मार्केट का जो एग्जांपल मैंने दिया था, वही हो गई चीज। तो ये इसका क्या है दोस्तों, पूरा ओवरव्यू है कि इन्फ्लेशन बेसिकली यहाँ पर काम कैसे करता है और होता क्या है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि इन्फ्लेशन को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, जो कि है डिमांड पुल, जो कि है आप लोग का कॉस्ट पुश, और जो कि आपका बिल्ट इन। ठीक है, तो इस पूरी पूरी क्रिया को हम यहाँ पर समझेंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर दोस्तों, प्लीज मेरा एक आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो नोट्स बनाते चलना, पॉज करना, जहां तक आपको नोट समझ में आ जाए उसके पहले नोट्स उतारना, उसके बाद उसको वापस से पॉज से हटाकर वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो अभी देख लिया फिर कल जाकर सुबह आप क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? जब पढ़ रहे हो टाइम लो, धीरे धीरे वीडियो को पॉज करो, वापस से चलाओ, पॉज करो, चलाओ, और ऐसे अपने नोट्स को बनाते जाओ। ठीक है, अब चलते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर कि क्या कॉजेज है इन्फ्लेशन के, क्यों इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, an increase in the supply of money is the root of inflation. Through this can play out through different mechanism in the economy. The country's money supply can be increased by monetary authorities by printing and giving more money to citizens. ठीक है, legally devaluing the money, लोनिंग न्यू मनी इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजर्व अकाउंट क्रेडिट्स। देखिए, ये पूरी गाथा मैं आप लोगों को क्या करूं दोस्तों, अगर एक चार्ट के रूप में समझा दूं ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है, रूट कॉज। रूट कॉज ये है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा करेंसी का क्या करेंगे दोस्तों, सप्लाई करेंगे।
ठीक है, करेंसी का क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आएगा। मैम कैसे आएगा, हमें समझाइए, हमें समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो सिंपल बात है, बिल्कुल आराम से समझिएगा आप लोग। जैसे सपोज करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे किसको देता है, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक पैसे किसको देती है, पब्लिक को देती है, एज अ लोन लेती है ना लोन। जैसे आपको अगर आज पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप किसके पास जाओगे, अब हम मम्मी पापा के पास नहीं जाते पैसों के लिए, अब हम किसके पास जाते हैं, अब हम बैंक के पास जाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बैंक के पास आप जाओगे तो पब्लिक को पैसा मिलेगा। पब्लिक को पैसा मिलेगा तो उनकी क्या बनेगी भाई, उनकी बनेगी परचेजिंग पावर। उनकी क्या बनेगी, परचेजिंग पावर। उस परचेजिंग पावर से क्या होगा, डिमांड होगा, ठीक है, और उस डिमांड से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब देखो कैसे, जैसे सपोज करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सपोज करिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, है ना। कमर्शियल बैंक क्या करेगी, उसको एज अ लोन, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो एज अ लोन किसको दे देगी, आगे पब्लिक को दे देगी, राइट। पब्लिक क्या करेगी, उस पैसे से उनका परचेजिंग पावर होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा डिमांड करेगी। और इकोनॉमिक्स बोलता है कि सप्लाई जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सप्लाई हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आप खुद सोचो कि जब सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड राइज कर रही है तो प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली भाई ट्रिगर करेगा ना। तो जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। जैसे उस केस में क्या था, मान लीजिए मार्कर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं थी, तो मार्कर का ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा, पंप होने लग जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो दोस्तों सारा जो रगड़ा है वो किससे है, देखिए पहली चीज कि अगर आरबीआई ने प्रिंट ज्यादा कर दिए पैसों को, ठीक है, करेंसी ज्यादा प्रिंट कर दी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगी इन्फ्लेशन का। जो कि आप ध्यान है आप लोगों को श्रीलंका की जो हालत हुई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिए थे पैसे, जिसकी वजह से क्या हो गया, इकोनॉमी में खूब पैसा आ गया। खूब पैसा आ गया तो क्या, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सप्लाई कभी मैच ही नहीं कर पाई, और इन्फ्लेशन मतलब 400-500% बढ़ गया वहां पर। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पर 50 किलो रुपए का जो आटा था वहां पर 5,000 किलो रुपए में बिक रहा था। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, इतना ज्यादा डिमांड। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। आई बात समझ में। तो प्रिंटिंग अगर बढ़ गई तो वो हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आप ज्यादा लोन दे रहे हो, ठीक है, ज्यादा लोन दे रहे हो, तो वो चीज हो जाती है कि वहां पर वो इन्फ्लेशन का रूप ले लेंगे। और तीसरा हो जाता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कम हो जाता है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे यहाँ पर क्या है, कंपनी फॉर्मेट में है, मतलब प्रॉफिट कमाना चाहती है। अब वो प्रॉफिट वहीं से कमाएगी जहाँ से उनको मिलेगा। जैसे आज की डेट में सबसे ज्यादा जो बैंक है, कमर्शियल बैंक, उनको प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है, उनको मिल रहा है लोन से। तो वो लोन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू आरबीआई। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे इन्फ्लेशन क्या हो सकता है दोस्तों, रूट कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है डिमांड पुल से, कॉस्ट पुश से, बिल्ड इन इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे कि डिमांड पुल क्या होता है, कॉस्ट पुश क्या होता है। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम बहुत इजीली क्या करेंगे, आपके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नाम से दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, रटिएगा मत। डिमांड जब धक्का दे रहा है किसको, इन्फ्लेशन को। पुल मतलब क्या होता है, धक्का देना। अब मेरी बात को समझिएगा, एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर। दोस्तों मैगी बीच में बैन हो गई थी, है ना। मैगी बीच में क्या हो गई थी, बैन हो गई थी। और मैगी मेरी फेवरेट नूडल्स है। बाजार में इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, जैसे पतंजलि हो गई, जैसे वाई वाई हो गया, है ना, जैसे yippee हो गया। ये सब इसके क्या है दोस्तों, इसके अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। तो जो मैगी है वो बैन होने के कारण लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हार्ड कोर मैगी लवर है, जो हार्ड कोर मैगी लवर है, जैसे मेरे जैसे लोग, उनके लिए जो मतलब 12 रुपए का जो पैकेट आता है मैगी का, वो 20 रुपए में बेच रहे थे बाजार में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने क्या खरीदा, मैगी ही खरीदी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आई एम एडिक्टेड टू दिस टेस्ट। आई बात समझ, मुझे और कुछ नूडल्स नहीं पसंद आएंगे। जो 2 मिनट नूडल होते हैं ना, वो नहीं समझ में आता है मुझे, ये पतंजलि बताने नहीं समझ में आता। तो मैगी क्या है, अगर आप मेरे लिए कितने भी रुपए इसको बढ़ा दो, अगर मुझे नूडल्स खाने हैं तो मुझे मैगी ही खानी है। ये मेरा क्या है, प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर जो दोस्तों लॉयल कस्टमर्स थे,
मैगी के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि डिमांड को कम नहीं किया, सप्लाई तो ज़ीरो हो चुकी थी क्योंकि बैन हो चुकी थी, तो जितना भी मार्केट में मैगी के पैकेट्स अवेलेबल थे उनके ऊपर प्राइस 2x क्या हो गया था, बढ़ गया था। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि आप खुद सोचो, अगर वो लॉयल कस्टमर्स अपनी डिमांड को तोड़ देते, वो लोग पतंजलि वाई 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 या फिर यूपी की तरफ शिफ्ट हो जाते, तो फिर मैगी की इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे थे उसको। तो यहाँ पर जब लोगों ने अपनी लॉयल्टी दिखाई उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर, तो यहाँ पर डिमांड क्या हुई, टूटी नहीं, डिमांड उतनी की उतनी ही रही, या फिर मान लो और बढ़ी गई, है ना? तो सप्लाई तो क्या थी, ज़ीरो थी। तो इसके लिए यहाँ पर प्राइस क्या हो गए दोस्तों, ट्रिगर हो गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ही दोस्तों ये होता है, जब डिमांड क्या करती है, ट्रिगर करती है किसको, प्राइस को। जब डिमांड क्या करती है, ट्रिगर करती है प्राइस को। डिमांड कम नहीं होती बल्कि उल्टा और बढ़ जाती है, या फिर मान लो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होने के बजाय बिल्कुल क्या हो जाती है, ज़ीरो ही हो जाती है। तब आपका क्या होगा, वो होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? बिल्कुल ईजी मैंने समझा दिया तुमको, इतना ईजी और कहीं से कोई नहीं समझाएगा। लोग बड़ी बड़ी डेफिनेशंस पढ़ा देंगे और सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई खराब नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जब हम चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मेरे पढ़ाने का तरीका एग्जाम्पल्स के थ्रू ही है, और एकदम रियलिटी को मैच करते हुए। और मैगी सच में बैन हुई भी थी बीच में, आपको पता हो तो, वापस आ गई अब तो खैर, लेकिन पहले बैन हुई थी और इसी तरीके से बिक रही थी। 12 रुपए का पैकेट 20-20, 25-25, 30-30 रुपए बेच रहे थे लोग, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी मैगी ही खरीदेगा, तो उनको मालूम था डिमांड कम हुई नहीं और प्राइस बढ़ गई, है ना? अब हम बात करते हैं सप्लाई की। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको दोस्तों सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है ये, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एग्जांपल दे दूं मैं तुम्हें। जैसे सपोज करो मेरे हाथ में अभी पेन है, ठीक है, पेन है, पेन में क्या क्या लगता है, देखो पेन में लगता है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल खुद तो बनेगा नहीं, उसको लेबर बनाएगा, लेबर लगता है। ठीक है, उसके बाद उसमें उसका प्रॉफिट जुड़ता है, प्रॉफिट जुड़ने के बाद उसका क्या बनता है दोस्तों, एमआरपी बनता है। यही हिसाब रहता है हर प्रोडक्ट को बनाने का। तो मान लीजिए एक पेन बनाने के लिए 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, लेबर को 5 रुपए देना पड़ता है। मान लीजिए 5 रुपए उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, और यहाँ पर एमआरपी कितनी हो गई, 15 रुपए, जो आपको कस्टमर को क्या करनी है दोस्तों, पे करनी है। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस कस्टमर ही देता है एंड ऑफ द डे, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, तो इस पर तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, है ना? कि सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एंड ऑफ द डे कस्टमर ही क्या करता है, बियर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक दिन ऐसा हुआ कि लेबर ने कर दी हड़ताल, लेबर ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी कि हम तो भैया काम नहीं करेंगे तुम्हारी फैक्ट्री में। तो मालिक पूछता है क्यों नहीं करोगे, बोलते हैं हमारे हमारा क्या बढ़ाओ, आप हमारा यहाँ पर हमारी सैलरीज बढ़ाओ। तो बोलता है मैं कैसे बढ़ाऊँ, ये वो, चलो ठीक है, अब तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लेबर काम नहीं करेगा तो फिर तो बनेगा नहीं पेन। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कम नहीं कर सकते, वो तो 5 रुपए का 5 रुपए का ही आएगा। लेबर को 7 रुपए देने लग गए और प्रॉफिट भी कम नहीं कर सकते, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो 5 रुपए ही हो गए। तो मतलब अब वो पेन कितने रुपए का बिक रहा है दोस्तों, अब वो पेन पेन आपका बिक रहा है 17 रुपए का। ठीक है, 2 रुपए बढ़ गए। तो ये जो एमआरपी है वो 15 रुपए से कितनी हो गई, 17 रुपए हो गई। तो अब आपको पेन अगर खरीदना है तो अब आपको मार्केट में जाकर कितने रुपए देने पड़ेंगे, 17 रुपए। तो यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब होता है कि जब इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से पुश किया जाता है, मतलब यहाँ पर पुश किया जाता है किसको, इन्फ्लेशन को किसकी तरफ, कस्टमर की तरफ। कुछ इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो महंगाई है उसको धक्का दिया जाता है किसकी तरफ, कस्टमर की तरफ, उसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या था दोस्तों, डिमांड पुल, जब डिमांड खुद अपनी तरफ खींचती है इन्फ्लेशन को, जब डिमांड खुद अपनी तरफ खींचती है इन्फ्लेशन को, उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जब कॉस्ट धक्का देता है इन्फ्लेशन को किसकी तरफ, कस्टमर की तरफ। ये है दोस्तों लैंग्वेज जिससे मैंने ये चीज को एकदम अच्छे से समझा था। आज उसके टाइम पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कोई भी तरीके का आपको क्या नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आउटर फैक्टर्स की वजह से होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहेगा, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर मैंने डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों ही आपको समझा दी, इसमें आपको और दिक्कत अब
नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर देना, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, और तुम्हारे भी दोस्तों थोड़ा सा पुण्य कमा लो तुम भी, तो तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी भी मेहनत थोड़ी सी यहाँ पर लोगों को पता चल जाए कि हाँ चलो ठीक है कुछ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तब क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, परचेज पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस, purchasing power of money remains unaffected, और amount of the money is circulation decreases। देखिए एक एक करके हम समझेंगे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है क्या? नहीं, वैल्यू ऑफ मनी तो घट जाता है ना। जैसे वो मार्कर की बात थी, पहले 100 रुपए में कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे, लेकिन उसके बाद 100 रुपए में 4 ही आ रहे थे। तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, यस, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है, ये करेक्ट, ये मुझे अभी तक करेक्ट लग रहा है, तो उसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, परचेज पावर ऑफ मनी इंक्रीजेज, नहीं बिल्कुल नहीं। कहाँ पे हुई? 100 रुपए में मुझे 5 रुपए बल्कि 6 थोड़ा ना मिल रहे हैं, वो तो मुझे 4 ही मिल रहे हैं, तो ये तो गलत है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी गलत है, अफेक्ट तो होता है। और ये यहाँ पर अमंग ऑफ द मनी इज सर्कुलेशन डिक्रीजेस, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों क्या करो, एलिमिनेट करो। मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिखाया एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर आपको एलिमिनेट कर कर क्या करता है दोस्तों, आंसर निकालना है। जब आपको आपको बेस पता है, आपको डेफिनेशन पता है, आपको उसका मतलब पता है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, और ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए इंडेक्स है, ठीक है, देखो समझना, इंडेक्स या फिर की मेजर पूछ रहा है, तो मेजर्स तो मैंने आपको 2 बताए थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई। ठीक है, उसके बाद भी और सारे बहुत सारे होते हैं जिससे इन्फ्लेशन गवर्नमेंट निकालती है। तो यहाँ पर 2 आंसर तो क्या नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अच्छा नहीं, यहाँ पर इसका आंसर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा है, लेकिन आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी इन्फ्लेशन मार्क होता है और डब्ल्यूपीआई से भी होता है। एक्चुअल में ये आंसर दोस्तों क्या है, एक क्यों इसका मार्क किया मैं बताऊं तुम्हें, 2017 में, ठीक है, 2017 से पहले इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई के बेसिस पर ही निकाला जाता था। ठीक है, लेकिन जब से 2017 की बाद से वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों से इन्फ्लेशन नापते हैं। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। या तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, या अगर दोनों मिले तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये एक बात थी जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। नेक्स्ट चलते हैं। The inflation led by rising food prices caused by increased demand for agriculture commodities is known as, देखिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, डिमांड ऑफ द फूड प्राइस आर इंक्रीजिंग, उसको हम बोलते हैं एगफ्लेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एगफ्लेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले जो पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम आपको हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो पार्ट 2 या 3 के लिए रख देते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, आज तुम ले नहीं पाओगे इतना। ठीक है, तो एगफ्लेशन ध्यान रखना, जब एग्रीकल्चर कमोडिटीज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है ना, उसे हम बोलते हैं एगफ्लेशन। नेक्स्ट, सीपीआई रेफर्स टू, वेरी इजी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, डैश इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अच्छा, ये तो डेफिनेशन ही हो गई दोस्तों, किसकी डेफिनेशन है भैया, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब कि इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a measure taken by Reserve Bank of India to control inflation in our country? Increase in SLR, इंक्रीज इन SLR, 2 बार हो गया रिपीट, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी, रेजिंग ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, और डिक्रीज ऑफ SLR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपको तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में नहीं पता है, तो मैंने आप लोगों को वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, पहले उसको पढ़ना, उसके बाद समझना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेजिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। देखिए एक बार फिर से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब रेपो रेट बढ़ जाता है, जब रेपो रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तब यहाँ पर लोन की संख्या लेने वालों की कम हो जाती है,
तो जैसे ही लोन कम जाएगा तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाता है तो लोन में पैसा नहीं देने के बजाय कमर्शियल बैंक कहाँ पर पैसे देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक क्या हो जाती है, वहां से सिनेरियो से हट जाती है। आई बात समझ में? अब इसकी पूरी चर्चा मैंने एक पूरा वीडियो बनाया दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, प्ले लिस्ट पर बिल्कुल इसी तरीके से डिटेल में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसको पढ़ लेना, तुमको ये क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इन विच सर्कमस्टांसेस विल द डियर मनी पॉलिसी विल बी अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फ्लेशन। डियर मनी पॉलिसी क्या होता है, ये हम पार्ट 2 या 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। The phenomenon of the continuous decrease in the prices of goods and services in the economy is known as, अगर जैसे मान लीजिए कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ रही है तो उसे तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन अगर घट रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे डिफ्लेशन, है ना। तो जब कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस रेगुलरली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। What is the most powerful tool used by Reserve Bank of India to control inflation? राइट right? तो यहाँ पर सबसे पावरफुल टूल क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, तो वो क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को रेज कर देते हैं। जैसे रेपो रेट को रेज कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट को रेज कर देंगे, बैंक रेट को रेज कर देंगे, एमसीएलआर रेट को रेज कर देंगे। जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव टूल्स है ना उनको रेज कर देंगे। आई बात समझ में? जिसकी वजह से लोन महंगे बिकेंगे तो लोग लेंगे ही नहीं, ये बात। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी तो यूज करती है, फाइनेंशियल पॉलिसी भी यूज करती है, पीडीएस सिस्टम भी वहां पर होता है, प्राइस कंट्रोल तो ये लोग करते ही हैं, तो बचा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है पैसे इकट्ठा करो लोगों से और उसे किस में लेकर आओ, बैंकिंग स्ट्रक्चर में लेकर आओ। किस में लेकर आओ, बैंकिंग स्ट्रक्चर में। इससे हमारा इन्फ्लेशन कुछ क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। ये बात समझ में? तो ये तुम्हारा रहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही यही होता है दोस्तों, जो लोग बैंकिंग स्ट्रक्चर में अपना पैसा नहीं डाल रहे ना, उन लोगों से पैसा इकट्ठा कर बैंकिंग स्ट्रक्चर में पैसा डलवाओ, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये कहीं पर भी काम नहीं आता कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, ना गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, राइट। तो ये बात आपको इधर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो आज का पार्ट 1 का, ठीक है। पार्ट 1 का हमारा पूरा इन्फ्लेशन का वीडियो था जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज को यहाँ पर क्या किया दोस्तों, डिस्कस किया। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को इन्फ्लेशन का जो इनिशियल कंसेप्ट होता है उसको समझाया। आई बात समझ में? तो ये पूरा पॉइंट जो है वो आपके कंटेंट रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस का जो सिलेबस है, जो आपकी मेंस और इंटरव्यू में आता है क्लरिकल और पीओ में, भले आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो, उसको लेकर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम एक सीरीज यहाँ पर चलाने वाले हैं दोस्तों जो आपको हेल्प करेगी। अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए नई चीजें आप जान सकते हो, जिसको पता है, जिसने मेरी क्लासेस ली है, उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ डेली दोस्तों यूट्यूब चैनल पर मेरा करंट अफेयर्स शो आता है, ठीक है। क्या आता है, करंट अफेयर्स शो, जहां पर 10 एमसीक्यूज डेली विद डिटेल हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और एक हॉट अफेयर्स के ऊपर एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसका सबसे पहले अपडेशन भी आपको मेरे ही इस विजन के इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपका भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा, आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कंसेप्ट किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से एमसीक्यूज आपको क्या करने पड़ते हैं, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।